नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस को उम्मीदवार की तलाश। राजेंद्र भंडारी को मिलेगा टिकट या पुराने कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा मौका। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को कुनबा बचाने की फिक्र। पार्टी में अपने ही पीछे खींच रहे कदम। सवाल, कैसे बचा पाएगी कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग। दून के कई इलाकों में पानी की कमी से जनता परेशान। घंटों लाइन में लगकर हो रही जलापूर्ति। उत्तराखंड में डबल हेलमेट की कवायद फिर शुरू। दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को लगाना होगा हेलमेट। नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव भले ही जीत का मार्जिन कम कर पाने में कांग्रेस को सफलता हाथ लगी हो, लेकिन हार के पीछे का कारण पार्टी के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद पार्टी के नेता ही रहे। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तक ने इस बात का जिक्र किया है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस कैसे बचाएगी अपना कुनबा। देखिए इस रिपोर्ट में। अपनों ने ही कांग्रेस पर ढाया सितम। कुछ ने बदला पाला, कुछ ने कदम पीछे कर डाला। ऐसे कैसे कांग्रेस बचाएगी अपना कुनबा। उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिली। भले ही कांग्रेस जीतने में कामयाब ना रही हो, लेकिन हार का मार्जिन कम हुआ है। हालांकि परिणाम के बाद अब कांग्रेस ही अपने नेताओं को लेकर खुलकर बोलती दिख रही है। कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा, इसके पीछे की वजह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुले तौर पर इस बात को कहते सुने जा सकते हैं कि उनके वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस वजह से नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया और हार का सामना करना पड़ा। सुनिए क्या कह रहे हैं करण माहरा। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी से नाराज़ी थी, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी कमज़ोरियों से ज़्यादा वोट लाने में कामयाब नहीं रहे। जैसा आपने पूछा कि कैंडिडेट का सिलेक्शन भी एक मामला है और मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि जो मेरी इच्छा थी, जैसे मैं चाहता था टिहरी में प्रीतम सिंह लड़ें, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में यशपाल आर्या लड़ें, हरिद्वार में हरीश रावत या हरक सिंह या करण मेहरा लड़े, इस बात के लिए मैं हाईकमान को कन्विंस नहीं कर पाया अपनी बात से, और इसलिए इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सिर्फ करण माहरा ही नहीं, बल्कि पौड़ी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे गणेश गोदियाल भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अंडर टेबल डील होती है और आसानी से चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेता दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। सुनिए। केंद्र की सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को डराकर, धमकाकर, लालच देकर प्रधान से लेके, पंच से लेके और विधायकों तक, पूर्व मंत्रियों तक सब पर कुठाराघात किया, अपने साथ मिलाने का अनैतिक कार्य किया। 14 के 13 विधानसभाएं तो उनके पास थी। 14वें विधायक जो कांग्रेस के थे उनको भी अंतिम क्षण में अपने साथ शामिल करा लिया अपनी ताकत के बल पर। जो कांग्रेस में छूटे हुए नेता थे उनको भी कुछ अंडर टेबल बातें हुई होंगी, और उन्होंने भी, बहुतों ने विभिन्न माध्यमों से बीजेपी को मदद की। अब कांग्रेस के दोनों ही नेताओं की तरफ से दिए गए ये बयान बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस के लिए मुसीबत कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के नेता खड़ी करते हैं। कांग्रेस बाहर वालों से तब लड़ेगी जब घर की लड़ाई खत्म हो गई हो, और ये हाल एक बार का नहीं बल्कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर यही स्थिति पैदा होती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कांग्रेस कैसे बचाएगी अपना कुनबा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की टेंशन उम्मीदवार को लेकर है कि आखिर किस पर दांव खेला जाए, क्योंकि कांग्रेस से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में क्या बीजेपी राजेंद्र भंडारी को ही चुनावी मैदान में उतारेगी, इसे लेकर संशय बरकरार है। दिलचस्प होगा बद्रीनाथ उपचुनाव। बीजेपी कांग्रेस को उम्मीदवार की तलाश। क्या बीजेपी राजेंद्र भंडारी को देगी टिकट या पुराने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा होगा संकट।
बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अभी दोनों दलों की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से राजेंद्र भंडारी ने अपने विधायकी को दांव पर लगाया और उसकी वजह से उपचुनाव हो रहे हैं, तो बीजेपी उन्हीं को उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं कि इस लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी अपने ही बूथ पर बीजेपी को बढ़त नहीं दिला पाए। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल का कहना है कि राजेंद्र भंडारी को जिस तरह से उनके ही पोलिंग बूथ पर जनता ने आईना दिखाने का काम किया, कुछ इसी तरीके से आईना बद्रीनाथ की जनता भी बीजेपी को दिखाने जा रही है। अब पंचायत चुनाव में इस बात को जनता समझ गई है कि भाई ये जो झूठ चलाते हैं इनके बहकाव में ज़्यादा नहीं आना है। तो पंचायत चुनाव में निश्चित रूप में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। अभी तो 2 उपचुनाव हैं, आप उसी के परिणाम देख लीजिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि बद्रीनाथ में भी और हरिद्वार के मंगलौर में भी कांग्रेस बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 32,661 वोट राजेंद्र भंडारी को हासिल हुए थे, जबकि 30,595 वोट महेंद्र भट्ट को हासिल हुए थे। यानी जीत का अंतर काफी कम था और लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी अपने ही बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा वोट नहीं दिला पाए। लेकिन बीजेपी को लगता है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट बीजेपी बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है। देखिए, कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेगी और उनका कार्य भी है, वो अपने कार्य करते रहे, आरोप लगाते रहें। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी अच्छा काम करे तो इस तरह की भाषा वो बोलेंगे। किंतु जहाँ तक बद्रीनाथ में चुनाव फाइट करने का सवाल है, जो भी प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भारी बहुमत से जीतेगी। और इस दावे को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव फाइट करती है और वहाँ का जनमानस बद्रीनाथ की जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थी और अब भी रहेगी। और जो हमारा प्रत्याशी जो भी होगा वहाँ पे वो जो है जीत करके आएगा। बद्रीनाथ का रण कांग्रेस और बीजेपी के लिए जबरदस्त रहने वाला है। वहीं कांग्रेस से जो भी उम्मीदवार बनेगा उसका मुकाबला केवल बीजेपी उम्मीदवार से नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की साख, सीएम धामी की अग्नि परीक्षा और डबल इंजन की सरकार से भी होगा। ऐसे में देखना होगा कि जब बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो क्या कुछ फैसला यहाँ की जनता सुनाती है। अल्मोड़ा में जंगल लगातार धधक रहे हैं। ताजा मामला हवालबाग विकासखंड से सामने आया। बता दें कि यहां बिनसर, चौबटिया, कसार देवी और काली मठ के जंगल आग की चपेट में हैं। आग से उठते धुएं के कारण पहाड़ों पर भी यहां पर आपको बता दें कि धुंध जमी हुई है। अल्मोड़ा डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि वनाग्नि के चलते करीब 120 हेक्टेयर जंगल भस्म हो गए हैं, जबकि 83 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं सीजन में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, जितने भी हमारे घटनाएं होती हैं, चाहे वो आरक्षित वन में हो या सिविल वन में हो या वन पंचायत में, उसकी हम डेली रिपोर्ट भेजते हैं उच्च स्तर को। तो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारा, जो हम उच्च स्तर को प्रेषित किए हैं, उसके हिसाब से जो कुल घटनाएं हमारे डिवीज़न में हुआ है वो 81 है। और यदि हम एरिया की बात करें तो टोटल जो अफेक्टेड एरिया है वो 119.6 हेक्टेयर हुआ है, जिसमें आपको जैसा बताया मैंने कि आरक्षित वन भूमि भी सम्मिलित है, सिविल फॉरेस्ट भी सम्मिलित है और वन पंचायत भी सम्मिलित है। उत्तराखंड इन दिनों पेयजल समस्या से जूझ रहा है। राजधानी देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। राजधानी का पौष इलाका भी पेयजल की किल्लत से जूझता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जल संस्थान हाय 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 हाय, जल संस्थान मुर्दाबाद। भीषण गर्मी के बीच राज्य के कई जिले इन दिनों पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि मैदानी इलाकों में वाटर लेवल लगातार घट रहा है और राजधानी देहरादून का पौष इलाका राजपुर रोड भी पेयजल की किल्लत से अछूता नहीं है। जिन इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं उसमें किशनपुर डायवर्जन के नीचे, काट बंगला, आंशिक केनाल रोड, शनिदेव मंदिर के आगे गब्बर सिंह बस्ती, डाकपट्टी गांव, राजपुर मौजूद है।
राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 4 का क्या हाल है, इन महिलाओं से सुनिए। जल संस्थान हाय हाय। राजपुर वार्ड में पूरी पानी की सप्लाई उस वार्ड से, उस वार्ड के लोग प्यासे मर रहे हैं। 4 तारीख से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। बार बार AEJ सबसे शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आज हम इसलिए प्रदर्शन करने आए कि हमारा पानी जो सुचारू रूप से किया जाए। हमारे यहाँ 3 तारीख से पानी नहीं आया, 3 तारीख की रात को आया था पानी, उसके बाद से पानी नहीं आया। और वहाँ पर हर बार गर्मियों में यही हाल होता है, पानी नहीं आता। कभी लाइन टूट जाती है, कभी पानी, गर्मी के, बरसात के, सर्दी में भी यही हाल होता है, पानी नहीं आता। और हम लोग बहुत ऊंचे पहाड़ पे रहते हैं, वहाँ लोग खाली हाथ भी नहीं चल सकते। हम तो पानी की बाल्टी लेके चलते हैं। हमारे साथ 1-1, 2 साल के बच्चे हैं। कब तक हम बच्चों को घर के कुंडी के अंदर बंद करके पानी लेने नीचे जाएंगे, कब तक ऊपर आएंगे? सुना आपने, सिर्फ गर्मी ही नहीं, साल के 12 महीने अमूमन कई इलाके पेयजल की संकट से जूझते हैं। महिलाएं कई मीटर का फासला तय करने और घंटों लाइन में खड़े होने के बाद घर में पानी की जरूरत को पूरा कर रही हैं। लेकिन गर्मी में इस तपते सूरज की तपिश में महिलाओं के लिए पानी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से जल संस्थान से समस्या के समाधान की गुहार लगा रही हैं। उधर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि बढ़ती गर्मी की वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। जल स्रोत में पानी कम होने की वजह से वाटर सप्लाई में भी कमी आ रही है। आज के टाइम पे सोर्स में पानी कम हो जाने के कारण जो ऊपर शिखर फॉल, मौसी फॉल से जो पानी आता है, वो पानी कम हो जाने के कारण हमें 5 MLD यानी 50 लाख लीटर पानी पर डे कम मिल रहा है। मात्र हमें 10 लाख लीटर पानी ही मिल रहा है, 10 MLD पानी मिल पा रहा है, जिससे कि ये किशनपुर से ऊपर, किशनपुर, काट बंगला और साईं मंदिर वाला एरिया, इस एरिया में थोड़ा पानी की दिक्कत चल रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया कि हमने 1 टाइम सप्लाई की है। अभी तक 2 टाइम सप्लाई कर रहे थे हम, सुबह शाम को, क्योंकि पानी कम हो चुका है। अब हम 1 टाइम सप्लाई कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि लास्ट के छोर पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसके लिए वहाँ पर टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करते हैं। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ हम टैंकर भेज रहे हैं वहाँ पर। देहरादून के पॉश इलाकों का जब ये हाल है तो राज्य के अन्य इलाकों का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य में पानी की किल्लत के मौजूदा हालात को देखते हुए जरूरत है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि आने वाले सालों में ये समस्या खत्म हो सके। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी में स्थानीय लोगों ने 9 जून को जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि नाराज लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए आतंकवाद की घटना पर रोक लगाते हुए सभी आतंकियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि अगर इन आतंकियों को सख्त सजा नहीं दी जाती है तो आने वाले दिनों में धार्मिक यात्राएं करना कठिन हो जाएगा। जो शिव खोड़ी को दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, उनकी बस में इस्लामिक आतंकियों द्वारा हमला किया गया, गोलीबारी की गई, जिसके कारण 10 श्रद्धालु मृत्यु को प्राप्त हो गए और 33 श्रद्धालु हमारे जो हैं अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इसी संदर्भ में आज हम अपना SDM साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उनको ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो भी गतिविधियां हो रही हैं, इस गतिविधियों में जो भी इस्लामिक आतंकी हैं, केंद्र सरकार को एक सख्त आदेश करें कि इन इस्लामिक आतंकियों को चुन चुनकर गोलियों से भुना जाए, तभी यह सारी गतिविधियां रुकेंगी। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में विद्युत विभाग की कई टीम ने एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने करीब 67 घरों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। बिजली विभाग के SE नवीन मिश्रा ने बताया कि विद्युत विभाग, विजिलेंस सहित 3 टीमों ने बनभूलपुरा और गांधीनगर सहित कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की और इस दौरान कांटा डालकर बिजली चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा है, जिस पर विभाग ने चालान के साथ ही FIR की कार्रवाई भी की है। हमारे हल्द्वानी शहर में बिजली चोरी की खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से कल प्रातः लगभग 6 बजे से हमारे विभाग द्वारा विद्युत चोरी रोकने के लिए सघन अभियान चलाया गया था, जिसमें 3 टीमों के माध्यम से गांधीनगर, आज़ाद नगर, बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8, 17, 18 इत्यादि क्षेत्रों में विद्युत चेकिंग की गई थी, जिसमें कटिया डालकर बिजली चोरी करने, मीटर को बाईपास करने या इनकमिंग केबल को काटकर बिजली चोरी करने की घटनाएं टीम को मौके पर मिली हैं। ये टोटल जो मामले हैं वो 67 मामले प्रकाश में आए टीम के। चंपावत में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में सभी विभाग में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने बैठक की।
इस बैठक में कर्मियों ने पुरानी पेंशन के साथ ही SGHS गोल्डन कार्ड के आ रही समस्याओं को लेकर भी उन्होंने इसे दूर करने की मांग की और इसके अलावा कर्मियों ने 21 सूत्रीय मांगों पर भी चर्चा की। आज शिक्षा भवन के सभागार में मिनिस्ट्रियल फेडरेशन जनपद शाखा चंपावत द्वारा अपने द्विवार्षिक अधिवेशन और 21 सूत्री मांगों के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया है। शीघ्र ही हमारा मिनिस्ट्रियल फेडरेशन अपना द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न कराते हुए जो भी 21 सूत्री मांगें हमारी चल रही हैं उसके आंदोलन की जो है आगे गति देने के लिए रणनीति जो है तैयार करेंगे। उधर जसपुर कोतवाली में आगामी त्योहार ईद उल अजहा को लेकर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने बैठक की। इस बैठक में ईद उल अजहा के पर्व को शांतिपूर्ण बनाने की अपील की गई है। बैठक को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि ये पुरानी परंपरा है, जब भी कोई त्योहार आता है पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील करता है। जो शांति कमेटी है और पुलिस के बीच में एक स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो समाज के मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंगें की जाती हैं और जो स्थापित परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उन त्योहारों को मनाने का मकसद रहता है, जिससे कि कोई नई परंपरा न पड़े और समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। चूँकि आपको विदित है कि 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसमें बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित है तो किन परिस्थितियों में होना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं उनका एक तो कुर्बानी नहीं होगी। लोहाघाट के कोलीडेग झील परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है। योग दिवस पर 21 जून को होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगा साधक पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में ITBP की 36वीं वाहिनी के जवान भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। उधर रुड़की में मौजूद साबिर पाक की दरगाह पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाजिरी दी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दरगाह शरीफ पर चादर पेश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि आने वाले दिनों में देश विकास के लिए नया आयाम हासिल करेगा। तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की है, उसकी उपलक्ष्य में आज अल्पसंख्यक मोर्चा और यहाँ पर सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं और सभी ने आज इस खुशी के मौके पर चादर पोशी की है और हमारे प्रधानमंत्री के सफल जो कार्यकाल है उसके लिए हमने दुआ की है कि अल्पसंख्यक के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये कार्यकाल होने जा रहा है। बाजपुर के निजी अस्पताल में इलाज करवाने आई महिला की मौत हो गई। परिवार की माने तो महिला निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आई। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया। बता दें कि पीड़ित परिवार अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। उधर पुलिस ने परिवार की तहरीर के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में उनका ऑपरेशन हुआ। नॉर्मल सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। उसके बाद उनको 4 बजे के बाद थोड़ी तबीयत खराब होने लगी तो बच्चा बार बार उनको बोल लिया था कंपाउंडर को कि देखिए डॉक्टर साहब को बुलाओ, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मगर वो कंपाउंडर ने 2 घंटे तक बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं की और ना ही डॉक्टर साहब को बुलाया। उसके बाद 6 बजे इसने जब टीका लगाया है मरीज को, उसके बाद 10 मिनट बाद वो मरीज खत्म हो गया हमारा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस को उम्मीदवार की तलाश। राजेंद्र भंडारी को मिलेगा टिकट या पुराने कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा मौका। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को कुनबा बचाने की फिक्र। पार्टी में अपने ही पीछे खींच रहे कदम। सवाल, कैसे बचा पाएगी कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग। दून के कई इलाकों में पानी की कमी से जनता परेशान। घंटों लाइन में लगकर हो रही जलापूर्ति। उत्तराखंड में डबल हेलमेट की कवायद फिर शुरू। 2 पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को लगाना होगा हेलमेट। नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।